माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो कल हम लोगों ने इसका पहला टॉपिक स्टडी किया था, इसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है। आज मैं उसका सेकेंड वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो आगे का टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमें लेने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो बच्चों, कल हम लोगों ने स्टडी किया था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। मतलब एक सिंगल वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में डिसॉल्व करते हैं। सपोज ये आर बार है तो इसको हम अलोंग एक्स एक्सिस आर एक्स बार एंड अलोंग वाई एक्सिस आर वाई बार ऐसे रिजॉल्व करते हैं। और अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये जो साइड होती है एक्स की वो होती है आर कॉस थीटा और ये जो साइड होती है वाई की वो होती है आर साइन थीटा। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट। दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज वाई कंपोनेंट। तो इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। और ये जो रिजॉल्व करने की प्रोसेस होती है, सिंगल वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ splitting a given vector into its components. These are the components is called as resolution of the vector. तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। कोई एंगल दिया है और उसके कंपोनेंट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो कोई वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर से हमने उसके कंपोनेंट फाइंड आउट किए थे। 37 डिग्री एंगल का, 53 डिग्री एंगल का, 3 4 5 4 3 5 याद कैसे रखना है वो सभी कुछ मैंने आपको बताया था। और बहुत बार उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज मीन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके दो टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, एक 2 डायमेंशन 2D एंड 3D मतलब 3 डायमेंशनल। तो ये दोनों भी हम लोग देखने वाले हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 डायमेंशनल, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब होता है एक्स एंड वाई के फॉर्म में, 3 डायमेंशनल रहेगा एक्स वाई एंड जेड के फॉर्म में। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, अगर कंपोनेंट एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब सपोज ये सिंगल वेक्टर हमें दिया है, दिस इज आर बार, और इसके दो कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। तो ये दोनों वेक्टर्स देखो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट होता है आर एक्स बार और ये इसका वाई कंपोनेंट होता है आर वाई बार, राइट ना। यही अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं, यहाँ का कंपोनेंट अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं तो ये भी क्या रहेगा, यहाँ पे आर वाई बार ही रहेगा, राइट। और ये भी कितना रहेगा एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो ये दोनों जो वेक्टर्स है, इनके जो दो कंपोनेंट्स है ये सिंगल वेक्टर के, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये 2 डायमेंशनल में है, राइट ना। एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हो गए 2D। इनको हम लोग क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन क्या है, देखो, इफ कंपोनेंट, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इफ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स, किसी गिवन वेक्टर के जो दो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे तो हम लोग उनको कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये इसकी डेफिनेशन है। If component of a given vector are mutually perpendicular to each other, then they are called as rectangular components of the vector. Okay? अभी देखो यहाँ पे 3D हम लोग बाद में देखेंगे। ये जो वेक्टर है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। इसका x कंपोनेंट कौन सा है, आर एक्स बार, और इसका y कंपोनेंट कौन सा है, आर वाई बार। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, राइट ना। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। तो अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का हम लोग
मैग्नीट्यूड भी निकालने वाले हैं एज वेल एज डायरेक्शन भी निकालने वाले हैं। और यहाँ पे ये अगर थीटा है तो आर एक्स बार क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है, और आर वाई बार क्या होता है, आर साइन थीटा होता है, राइट। ऐसे हमने इसको लिखा था। ये इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। अभी देखो ये जो वेक्टर है इसको हम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखने वाले हैं, यूनिट वेक्टर के साथ लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट वेक्टर क्या होता है वो बता दूं। यूनिट वेक्टर आपको याद होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और इस वेक्टर का बस एक ही पर्पस है। क्या पर्पस है? इट इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए ही इसका यूज होता है, बाकी इसका दूसरा कोई भी यूज नहीं है। तो कोई भी वेक्टर जब हम लिखते हैं, सपोज मुझे ये वेक्टर लिखना है आर बार, तो ये वेक्टर को हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं। एक उसकी मैग्नीट्यूड हम लोग बताते हैं और दूसरा उसकी डायरेक्शन हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये हम लोग कैसे दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। मतलब सपोज ये आर बार ये एक वेक्टर है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड सपोज 10 दी है तो इसकी मैग्नीट्यूड हम लोग 10 लिखेंगे और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, दैट इज नथिंग बट द आर कैप। इसको हम लोग कैप के फॉर्म में लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप के फॉर्म में लिखते हैं। और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आपको दिखानी है तो आप क्या लिखोगे, बस आर, मॉड आर लिखो या फिर सिंगल आर लिखो तो भी चलेगा। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, आर बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू आर इंटू आर कैप। तो यहाँ पे आर कैप की डेफिनेशन क्या आएगी, यूनिट वेक्टर टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने ये डिटेल में बातें एक्सप्लेन की है। तो आर कैप यहाँ पे अभी वापस बता रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ यूनिट वेक्टर यूज करने वाले हैं। आर कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आर इस साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, आर बार डिवाइड बाय आर, इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, वो वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, ऐसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, राइट ना। और अगर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाली हूं, अगर आपको यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस लिखना है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस लिखना है, तो हम लोग उसको क्या दिखाते हैं, ये एक्स एक्सिस है तो हम लोग इसको आई कैप से दिखाते हैं। अगर आपको यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस लिखना है तो हम लोग उसको किस सिंबल से दिखाते हैं, अलोंग वाई एक्सिस को जे कैप के सिंबल से दिखाते हैं। और अगर हमें अलोंग जेड एक्सिस लिखना है तो उसको हम लोग के कैप के सिंबल से दिखाते हैं। मतलब अगर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस है तो जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस है तो के कैप, ऐसे हम लोग इसको दिखाते हैं। तो इन केस अगर आपको बोला गया कि कोई फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड एक फोर्स है 10 न्यूटन का जो हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस लगा रहे हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस फोर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू 10 आई कैप। समझ में आया, ऐसे आपको लिखना है। तो जहां पे ऐसे आई कैप दिया है समझ लो ये फोर्स कहाँ लग रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। कहाँ लग रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब हम लोग इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू 10 आई कैप। अगर आपको बोला है कोई फोर्स है दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन लग रहा है, वो कहाँ, अलोंग वाई एक्सिस, तो हम लोग इसको लिखेंगे 20 जे कैप। और उन्होंने बोला कोई फोर्स है 5 न्यूटन लग रहा है अलोंग जेड एक्सिस, तो हम लोग लिखेंगे 5 के कैप। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर के कैप। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो कोई भी वेक्टर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। अभी आगे आपको ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, इसीलिए पहले मैंने आपको ये बातें क्लियर किया। एक्चुअली यूनिट वेक्टर जब पढ़ाया तब मैंने ऑलरेडी ये बातें आपको बताई है, और जब कोई टॉपिक बताया जाता है तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जाके वो कहीं पे भी
11, 12 के कौन से भी टॉपिक में यूटिलाइज हो सकता है। फिजिक्स का कौन सा भी टॉपिक आगे जाके यूटिलाइज हो सकता है, तो वो टॉपिक आपको बस उस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ना है, होल सिलेबस के लिए पढ़ना है। याद रखो, कहीं पे भी वो यूटिलाइज होगा। और वेक्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक तो यूटिलाइज होते ही है। ये आपको बस इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ने हैं, ये आपको होल सिलेबस के लिए पढ़ने हैं। तो देखो बच्चों, अभी इसको हम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखने वाले हैं। मतलब किसी भी वेक्टर को हम लोग एक तो ऐसे लिखते हैं, या फिर यहाँ पे इस आर एक्स बार को आप लोग कैसे लिखोगे। आर एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो। आर एक्स बार कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, आर एक्स। और आर एक्स के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, उसका यूनिट वेक्टर आई कैप, ऐसे लिखेंगे। आर वाई बार को आप कैसे लिखोगे, ये कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, आर वाई, और उसके साथ क्या लगेगा, जे कैप, क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर जे कैप। तो जहां पे आई कैप रहेगा वो समझ लो एक्स एक्सिस है, जहां पे जे कैप रहेगा वो समझ लो वाई एक्सिस है। तो आर बार को हम लोग कैसे लिखेंगे, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो किसी भी वेक्टर को एक तो इस फॉर्म में लिखा होता है या फिर इस फॉर्म में लिखा होता है। और कंसीडर करो ये 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल के लिए आप कैसे लिखोगे, आर बार इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ऐसे हम लोग लिखेंगे 3 डायमेंशनल के लिए। ये 2 डायमेंशनल के लिए हो गया और ये 3 डायमेंशनल के लिए हो गया। तो इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज rectangular component of a vector in 2 dimensional and in 3 dimensional। तो इसी फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। आगे जाके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखने वाले हैं, फिलहाल इनको लिखते कैसे हैं ये आपको याद रखना है। तो समझ लो किसी भी वेक्टर के साथ अगर उसकी मैग्नीट्यूड दी है और उसके साथ उसकी यूनिट वेक्टर दिया है, तो समझ लो ये मैग्नीट्यूड है और ये आई कैप, मतलब ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, अलोंग जे एक्सिस। अगर उन्होंने ऐसे दिया है, सपोज -10 आई कैप दिया है, तो ये वेक्टर कहाँ रहेगा बोलो सब लोग, -10, मतलब ये तो एक्स एक्सिस पे ही है। देखो मैं आपको पूछती हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। उन्होंने बोला -10 आई कैप, तो ये इस साइड क्या होता है प्लस, इस साइड क्या होता है माइनस। तो आपका वेक्टर कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, 10 आई कैप। उन्होंने बोला है -5 जे कैप, तो आप कहाँ लिखोगे, -5 जे कैप मतलब जे मतलब यहाँ पे, ये रहेगा इस डायरेक्शन में, -5 जे कैप, ऐसे आपको याद रखना है। उन्होंने बोला +20 जे कैप, मतलब कहाँ है, +20 इस साइड और यहाँ पे 20 जे कैप, समझ में आए, ऐसे आपको याद रखना है। प्लस माइनस कहाँ पे है, माइनस अगर ऊपर की साइड में होगा तो प्लस, नीचे की साइड में होगा तो माइनस, इस साइड में होगा तो माइनस, इस साइड में होगा तो प्लस, ऐसे हर एक वेक्टर का आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार। इसी में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ही आपको मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार पूछा जाता है। तो आर बार क्या है सबको पता है, दिस इज आर बार, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, राइट ना। ये हो गया आपका आर बार और ये अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे रहेगा आर एक्स बार। आर एक्स बार क्या रहेगा, आर कॉस थीटा, क्योंकि ये कितना एंगल है, थीटा एंगल है। यहाँ पे रहेगा आर वाई बार और ये कितना रहेगा, आर साइन थीटा। ओके, थीटा की साइड में कॉस थीटा होता है, अपोजिट साइड में साइन थीटा होता है, तो ये होगा आर साइन थीटा। अभी हमें निकालनी है मैग्नीट्यूड। तो देखो आपको अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड हमने कैसे निकाली थी। इसकी मैग्नीट्यूड हम लोग 2 तरीके से निकालने वाले हैं, एक पैरेललोग्राम का यूज करके और जो मेथड उन्होंने यहाँ पे दी है उसका यूज करके। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने कैसे निकाला था उसका मैग्नीट्यूड, r इज इक्वल टू √p² + q² + 2pq cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री, राइट ना। ये 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, rx² + ry² + 2rx * ry * cos थीटा कितना है, 90 डिग्री। ये वाला थीटा नहीं लेना है, 2 वेक्टर्स के बीच में जो थीटा है वो हमें लेना है। तो हमें क्या मिलेगा, ये r मिलेगा, राइट।
अभी यहाँ पे cos 90 कितना होता है 0, तो अगर मैंने यहाँ पे 0 डाला तो 0 इंटू एनीथिंग क्या रहेगा इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। मतलब ये पूरी टर्म यहाँ पे हमें क्या मिलेगी 0। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। मतलब हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये क्या हो गई इसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला है। ये एक मेथड है। दूसरी मेथड क्या है देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये आर एक्स स्क्वायर को और आर वाई स्क्वायर को मतलब यहाँ पे आर एच एस कंसिडर करेंगे और दैट इज इक्वल टू आर बार आएगा। तो मैंने अगर आर एच एस कंसिडर किया मतलब आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर किया तो दैट इज इक्वल टू आर एक्स क्या है आपका आर कॉस थीटा। तो ये हम लोग यहाँ पे डालेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर है। और आर वाई क्या है आर साइन थीटा मतलब आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, निकाल लो। तो आर स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। मतलब ये आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अगर नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये फॉर्मूला आएगा ही। आर स्क्वायर इंटू इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और 1 इंटू आर स्क्वायर क्या मिलेगा हमें आर स्क्वायर ही मिलेगा। तो यही फॉर्मूला हमें चाहिए था क्या आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इससे हमें क्या मिली मैग्नीट्यूड ऑफ आर मिलती है। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये दो तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, इसको और करके लिख सकते हैं। आपके बुक में बस ये मेथड उन्होंने दिया है बट ये मेथड भी इजी है। वैसे ही आपने पैरेललोग्राम सीख के रखा है तो आर का मैग्नीट्यूड हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करके निकालते हैं आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स आर वाई कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जहां पे आएंगे वहां पे एंगल सीधा सीधा आप लोग क्या डालोगे 90 डिग्री डालोगे क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम उन्हीं को कहते हैं जहां पे एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 मतलब हमें वैल्यू मिली आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ओके, ये मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड हो गया। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे डायरेक्शन। सॉरी, इसके पहले में आपको ये 2D का हो गया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अगर हमें 3D का दिया है तो इसको मैं रफ करती हूं। अगर हमें 3D का बोला उन्होंने कि 3 कंपोनेंट्स है तो 3 कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस, तो उनका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे। 3D का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे निकालेंगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला ही लर्न कर लो आप लोग। प्लस यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला ये डेरिवेशन बहुत कम पूछा जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट भी आएगा आर जेड स्क्वायर। तो ऐसे 3 कंपोनेंट्स की हमें एडिशन करनी पड़ेगी। यहाँ 2D के लिए 2 कंपोनेंट्स हैं, 3D के लिए 3 कंपोनेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। देखो बहुत बार मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाता है आपको, तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करोगे, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 3D है, 3 डायमेंशनल है तो ये फॉर्मूला, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्टली रट लो आप लोग, बहुत काम आने वाले हैं। ये हो गया मैग्नीट्यूड का। देखते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड तो हमने देख ली, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देख लिया। अब देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन भी हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा हमने कंसीडर किया तो यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट आर एक्स बार और यहाँ पे क्या रहेगा, सपोज ये यहाँ का वेक्टर मैंने इस साइड लिया तो ये क्या रहेगा दिस इज आर वाई बार। इसके पैरेलल वेक्टर ये कौन सा रहेगा आर वाई बार। तो यहाँ पे अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन क्या निकलेगी देखो। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, याद होगा आपको, tan थीटा, राइट ना। तो यहाँ पे अगर हम ये ट्रायंगल कंसीडर करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें ये थीटा निकालना होगा।
कितने एंगल से ये वेक्टर रोटेट हुआ है, राइट ना। तो ये थीटा हम लोग निकालेंगे। तो थीटा निकालने के लिए देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, सो का टोवा। तो टोवा मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, आर वाई, डिवाइड बाय इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, आर एक्स। तो ये दो कंपोनेंट्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स अगर हम करते हैं तो हमें tan थीटा मिलता है। तो थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स मिलेगा, राइट। तो इसका यूज करके हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये हो गया, ये इसका यूज करके हम लोग निकाल रहे हैं। ऐसे ही हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो यूज करके भी निकाल सकते हैं। क्या है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई इंटू साइन 90, राइट ना, याद होगा आपको, q साइन 90 डिवाइड बाय p प्लस q कॉस 90। तो यहाँ पे p क्या है, आर एक्स है, तो आर एक्स प्लस आर वाई इंटू कॉस 90। ये फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यही फॉर्मूला पैरेललोग्राम में हमने यूज किया था, q साइन 90 डिवाइड बाय p प्लस q कॉस 90, मतलब यहाँ पे थीटा था। तो यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90, तो उसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ साइन 90 कितना है, 1, तो साइन 90 1 आता है, मतलब आर वाई इंटू 1 डिवाइड बाय ये आर एक्स एज इट इज रहेगा प्लस आर वाई इंटू कॉस 90 क्या है, 0, तो आर वाई इंटू 0, आर वाई इंटू 0 क्या आएगा, ये टोटल टर्म 0 होगा, आर वाई इंटू 1 आर वाई होगा। तो आर वाई डिवाइड बाय ये क्या रहेगा, आर एक्स। ये हमें क्या मिला, tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। तो ये भी टर्म आप लोग यूज कर सकते हैं, ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी। जैसे मैग्नीट्यूड हमने पैरेललोग्राम लॉ यूज करके सॉल्व किया, डायरेक्शन भी पैरेललोग्राम लॉ यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस मेथड से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड सेम है, आप कोई भी मेथड लिखो। ये मेथड आपकी बुक में नहीं दी है, बस ये मेथड दी है, मतलब यहाँ पे उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाला है, बस। ओके, तो अभी इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी ये देखो, हाँ और एक बात बताती हूँ, ये हमने 2 डायमेंशनल का निकाला। जैसे हमने 3 डायमेंशनल का मैग्नीट्यूड निकाला, वैसे ये 2 डायमेंशनल का डायरेक्शन है, वैसे ही हमें 3 डायमेंशनल का डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो 3 डायमेंशनल के लिए पहले मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका एंगल बताऊंगी। तो 3 डायमेंशनल के लिए देखो, सपोज हमने यहाँ पे एक वेक्टर लिया है आर बार, और इसको हमने 3 डायमेंशन में रिजॉल्व किया है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हम लोग लेंगे, ये वाई एक्सिस लेंगे एंड ये जेड एक्सिस लेंगे, ठीक है। ये तीनों भी एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। देखो इन तीनों के बीच में कितना एंगल होता है, 90 90 90, तीनों के बीच में 90 एंगल होता है। तो अभी हमें इस आर वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है। तो आपको डायरेक्शन निकालने के लिए ये सभी एंगल लेने पड़ेंगे, मतलब विथ वाई एक्सिस से कितना एंगल है, विथ जेड एक्सिस से कितना एंगल है, एंड विथ एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, ये तीनों एंगल आपको लेने पड़ेंगे। तो ये अगर मैंने सपोज एक्स एक्सिस के साथ हमने अल्फा कंसीडर किया, वाई एक्सिस के साथ अगर हमने बीटा कंसीडर किया, जेड एक्सिस के साथ अगर हमने गैमा कंसीडर किया, तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा देखो। तो कॉस अल्फा, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स डिवाइड बाय आर, कॉस बीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइड बाय आर, एंड कॉस गैमा इज इक्वल टू आर जेड डिवाइड बाय आर। ये डायरेक्शन के लिए, और मैग्नीट्यूड का ऑलरेडी मैंने आपको बोला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला रहेगा मैग्नीट्यूड के लिए। मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए होगी तो आप ये निकालोगे, और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए होगी तो आप ये निकालोगे। तो उन्होंने बोला मैग्नीट्यूड निकालो एज वेल एज डायरेक्शन निकालो, तो आप ऐसे इन फॉर्मूलेस का यूज करके आप लोग डायरेक्शन निकालोगे, और ये फॉर्मूले का यूज करके आप लोग मैग्नीट्यूड निकालोगे उस वेक्टर की। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने ही वाले हैं। और 2D में मैंने आपको बताया, 2D में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, उसमें 2 ही
एक्सिस होते हैं आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स, और 2D में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। आपको ये फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे, आगे जाके सभी सिलेबस के सभी चैप्टर्स में आपको ये फॉर्मूलेज यूज करने हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो बच्चों अभी सॉल्व करते हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स। देखो बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। बहुत बार आपको एग्जाम में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहला न्यूमेरिकल, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो वेक्टर दिया है वो लिख लो। क्या वेक्टर दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, ए कैप क्या होता है वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको ए कैप का फॉर्मूला बताया था। ए बार को हम लोग कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई और ये हो गई डायरेक्शन। तो ए कैप हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला ए बार डिवाइड बाय ए। इसका मतलब हमें ए बार पता होना चाहिए और ए बार की मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो ए बार को आपको पता है, लेकिन ए बार की मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या, नहीं। तो अभी मैंने आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए बार भी हम लोग लिख सकते हैं, या सिर्फ और हम लोग सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया हमने, आर बार का फॉर्मूला देखा, आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आर एक्स एंड आर वाई ही लगेगा क्योंकि आई कैप एंड जे कैप है, के कैप नहीं है। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसके लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ए एक्स पता होना चाहिए एंड ए वाई पता होना चाहिए। तो ए एक्स मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 3। तो ए एक्स यहाँ पे क्या आएगा, 3। ए वाई क्या आएगा यहाँ पे, 4। तो हमने यहाँ पे लिखा 4। अब ये फॉर्मूला लगाओ, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर क्या है, 3 स्क्वायर मतलब एंड 4 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25, दैट इज इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आता है, 5। इसका मतलब हमें मैग्नीट्यूड मिल गई, मतलब ए मिल गया। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, हमारा मेन टारगेट क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर लिखो, ए कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर ली। ए बार क्या है डाल दो, क्या है ए बार, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय ए क्या है आपका 5, तो डिवाइड बाय आएगा 5 को सेपरेट कर दो, इस 3 को भी एंड 4 के लिए भी। तो ये आएगा 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। मतलब आपका यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर के लिए सिंगल मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर क्या आएगा, ये वाला। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा, ये 1 आंसर आएगा इसका। इसकी मैग्नीट्यूड अगर आप चेक करोगे तो 1 आंसर आना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, इसी फॉर्म में उसको लिखो। ए एक्स स्क्वायर क्या है इसका, 3/5, 4/5, तो इसका आंसर आपको 1 मिलेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यही आपको सॉल्व करना था। यूनिट वेक्टर के ऊपर बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज में से पूछा गया क्वेश्चन है ये। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है ये। शो दैट ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय √2 इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, तो हमें क्या करना है, ये यूनिट वेक्टर है, ऐसे हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे बोलो, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो सबसे पहले इस वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखेंगे। पहले लिख लो, वेक्टर क्या दिया है, ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय √2। तो इसको सेपरेट कर लो √2 को, ताकि हमें उसके कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, ए एक्स एंड ए वाई। तो इसको हम सेपरेट करेंगे, 1 डिवाइड बाय √2
आई कैप, यहाँ पे 1 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई √2 आई कैप माइनस है तो यहाँ माइनस ही देना पड़ेगा, -1 डिवाइड बाई √2 जे कैप। ठीक है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया। अब ए बार के 2 कंपोनेंट्स बन गए, ये होगा ए एक्स और ये होगा ए वाई। अब हम क्या करेंगे, इस ए बार की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये मैग्नीट्यूड अगर 1 आती है तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्या है, फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का √ax² प्लस ay²। ओके, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू डाल दो। क्या है, ax है 1 डिवाइड बाय √2, तो 1 डिवाइड बाय √2 उसका स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय √2 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका दोनों का स्क्वायर कर लो, क्या आता है, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। √2 का स्क्वायर क्या आएगा, √2 का स्क्वायर रूट कैंसल, सिर्फ 2 रहेगा। प्लस सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1 आएगा और √2 का स्क्वायर 2, दैट इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा, √1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार हमें क्या मिली, 1। Therefore, magnitude of vector A is equal to 1. Magnitude of vector A is equal to 1. Hence, we conclude that A bar is a unit vector. ऐसे हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन कर सकते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल था, बस मैग्नीट्यूड निकालना था और दैट इज इक्वल टू 1 दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप। मतलब आपको एक वेक्टर दिया है, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। मतलब सेम उसी तरह देखो, अगर मैंने इसको नाम दिया ए बार इज इक्वल टू क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप, तो इसका हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, मतलब क्या निकालना है, ए कैप। बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो ये इस डायरेक्शन में है, कंसीडर करो। तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, ये ए बार है, तो इसकी डायरेक्शन में क्या रहेगा, ए कैप रहेगा। मतलब हमें क्या निकालना है, ए कैप निकालना है। ए बार का यूनिट वेक्टर ए कैप रहेगा इसी डायरेक्शन में, तो हमें ए कैप निकालना है। तो ए कैप का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे ए कैप इज इक्वल टू ए बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ए बार तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू √ax² प्लस ay²। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ax क्या है, 4, ay क्या है, 3। तो डाल दो वैल्यूज, 4² प्लस 3², दैट इज इक्वल टू √16 प्लस 9 इज इक्वल टू √25। जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसके जैसा है, 25 का स्क्वायर रूट 5। ये हमें क्या मिली, मैग्नीट्यूड। डाल दो, ए कैप इज इक्वल टू ए बार क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाय क्या आएगा, 5 को सेपरेट कर दो, दैट इज इक्वल टू 4/5i कैप प्लस 3/5j कैप। ये आपको क्या मिला, ए कैप। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आपका यही रहेगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ा ट्विस्ट करके उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन देखो क्या है, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स इन अ डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप। मतलब एक वेक्टर दिया है, उसकी उन्होंने मैग्नीट्यूड दी है और डायरेक्शन बोली है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले तो आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बोला है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कौन शो करता है, उसका यूनिट वेक्टर, राइट ना। मतलब इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो उसकी डायरेक्शन रहेगी। इसके लिए आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, तभी वो यूनिट वेक्टर को आप इस मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नया वेक्टर मिलेगा। समझ में आया मैंने क्या बताया? देखो बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाते हम लोग। सबसे पहले इसको हम नाम दे देते हैं। सपोज मैंने इसको नाम दिया ए बार। ए बार इज इक्वल टू क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इस वेक्टर का ये हो गया, ये क्या है वेक्टर, इसकी डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी, डायरेक्शन क्या है इसका, ए कैप।
राइट ना। इसका यूनिट वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन होती है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ए कैप। ए कैप को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बार डिवाइड बाय ए, राइट। तो पहले हम लोग ये ए कैप निकालेंगे। अब उन्होंने क्या बोला है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, मतलब सपोज हमने एक नया वेक्टर लिया आर बार, उसकी मैग्नीट्यूड, इसको हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, राइट ना। तो इन्होंने क्या बोला है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 10 यूनिट, ये दे के रखी है। और डायरेक्शन के लिए क्या बोला है कि ये जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ए कैप, मतलब इसकी भी डायरेक्शन क्या रहेगी, ए कैप। मतलब ये हमें आर बार निकालना है। तो आर बार के लिए आपको 10 तो दिया है, लेकिन आपको ए कैप पता होना जरूरी है। समझ में आया। तो हमें ए कैप निकालना है। सेम उसी प्रोसेस से हम लोग ए कैप निकालेंगे, बस यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको नया वेक्टर मिलेगा, दैट इज द आर बार। तो ए कैप निकालो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करो, मैसेज डालो पर्सनली, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। ए कैप इज इक्वल टू, ए बार क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर एक बार समझ जाए तो बराबर आएगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके लिए दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन ए बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका ए मैग्नीट्यूड डायरेक्टली यहां पे लिखूं, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट ना। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय, इसका ऑलरेडी निकाला है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, अंडर रूट 25 इज 5। डायरेक्टली लिखती हूँ, बहुत बार यही एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया, राइट ना। तो यहाँ पे हमें ए कैप क्या मिल रहा है, देखो ए कैप इज इक्वल टू 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। तो ये वैल्यू हम लोग कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। तो आर बार इज इक्वल टू नया वेक्टर, न्यू वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन है इस वेक्टर की, इसकी डायरेक्शन आ रही है ए कैप। तो आर बार इज इक्वल टू, जहां पे डायरेक्शन आई सीधा सीधा आप क्या करो, अगर कोई वेक्टर दिया बोला डायरेक्शन निकालो तो सीधा सीधा आप यूनिट वेक्टर निकालो, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये आएगा 10 इंटू ब्रैकेट लिखती हूँ 10 इंटू आई कैप। आई कैप क्या है अपना 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। तो यहाँ पे 1/5 दोनों का कॉमन निकल सकता है, मतलब 10 डिवाइड बाय 5, हमने 5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट। तो ये 5 2 जा 10, 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, आर बार इज इक्वल टू 3 2 जा 6i कैप प्लस 4 2 जा 8j कैप। देखो 6i कैप प्लस 8j कैप कौन सा ऑप्शन है, ये है 5i कैप 6j कैप, 8i कैप 6j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप, ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही सिंपल था, थोड़ा आपको दिमाग लगाना था। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अभी तक हमने यूनिट वेक्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करे, अभी हम लोग देखते हैं कि वेक्टर्स की एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। मतलब दो वेक्टर्स दिए हैं आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिए हैं, उनकी मैग्नीट्यूड एडिशन और उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जहां पे मैं बोलती जाऊंगी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आपके बुक के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे टिक करते जाओ कि सभी क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हुए हैं कि नहीं। एंड में मुझे बताओ कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है तो वो मुझे सॉल्व करके दो, मैं सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। लेकिन जब जब मैं बताती जाऊंगी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन ढूंढ के वहां पे टिक करते जाओ ताकि आपकी पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी। तो अभी देखो क्वेश्चन क्या है, V1 बार दिया है उन्होंने 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप 3 डायमेंशन में दिया है। V2 बार दिया है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और फाइंड करने के लिए बोला है ये दोनों वेक्टर्स की एडिशन करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग वेक्टर्स लिख लेंगे। वेक्टर्स क्या है, V1 बार इज इक्वल टू, ऐसे मेथड से सॉल्व करते जाओ एग्जाम में भी, 4j कैप एंड k कैप, एंड V2 बार दिया है दैट इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो याद रखो जो x के कंपोनेंट्स होते हैं वो x में ही ऐड होंगे, मतलब आई कैप में ही ऐड होगा, जे कैप में ही ऐड होगा और के कैप में ही ऐड होगा। तो इन दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे V1 बार प्लस V2 बार,
तो इनका पहले वेक्टर लिख लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो इन दोनों को ऐड जब हम लोग करेंगे तो i कैप हम लोग एक जगह पे लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 1 है, मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 1 और यहाँ पे कॉमन i कैप प्लस j कैप का कंपोनेंट है 4 और यहाँ पे -1 है, साइन मत भूलो, क्या है -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस 1 j कैप। सिमिलरली यहाँ k कैप का कंपोनेंट है 1 और इस साइड है -1 इंटू k कैप। तो यहाँ पे 3 प्लस 1 हमें कितना मिला 4i कैप प्लस 4 माइनस 3 कितना मिला 3j कैप प्लस 1 माइनस 1 कितना मिला 0k कैप। मतलब ये 0k कैप यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे z कंपोनेंट आएगा ही नहीं, आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, वेक्टर मिलेगा 4i कैप प्लस 3j कैप। मतलब दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया है तो हमें तीसरा वेक्टर क्या मिला है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तीसरा वेक्टर क्या मिला है 4i कैप प्लस 3j कैप। समझ में आया। अब इन्होंने क्या पूछा है कि ये जो वेक्टर है इसकी क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसकी मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बार प्लस v2 बार। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर क्या है, पहला कंपोनेंट 4 स्क्वायर प्लस दूसरा कंपोनेंट 3 स्क्वायर, राइट ना। इन दोनों का क्या करते हैं अंडर रूट में हम लोग स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9, ऐसी ही वैल्यूज देती है ताकि उनका स्क्वायर रूट निकल आए। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। समझ में आया। इन्होंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोले, तो पहले हमें वेक्टर निकालना पड़ेगा, वेक्टर निकालने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें उसका अंडर रूट स्क्वायर करना पड़ेगा कंपोनेंट्स का, ताकि हमें उसकी वैल्यू आ जाए। तो इसको हम यूनिट क्या देंगे, 5 यूनिट्स, ये इसकी क्या है मैग्नीट्यूड है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे उन्होंने क्या निकालने बोला था मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन भी पूछा है। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला याद करके रखो, मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, या पॉज करके आप खुद सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो, ट्राई करके देखो, नहीं आया तो मैं कर ही रही हूँ। देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं v1 बार, वेक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे। v1 बार प्लस v2 बार, v1 बार क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस v2 बार क्या है माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप, राइट। i की टर्म्स एक जगह ले, 2 माइनस 6i कैप प्लस j की टर्म्स एक जगह ले, -3 प्लस 5j कैप। दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 6 कितना होता है -4i कैप प्लस -3 प्लस 5 प्लस 2j कैप। ये हमें क्या मिला v1 बार प्लस v2 बार। अब हमें क्या निकालनी, इसकी पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब मॉड ऑफ v1 बार प्लस v2 बार कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, अंडर रूट -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। -4 का स्क्वायर क्या आता है 16, माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या है 4, मतलब यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 20। तो 20 को हम लोग कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 4 इंटू 5, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है तो ये वैल्यू बाहर निकल आएगी। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 को बाहर निकालो तो 2 अंडर रूट 5 यूनिट। ये हमें क्या मिली मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बार प्लस v2 बार। ऐसे ही हमें क्या निकालनी है, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या दिया होता है, tan वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, अभी अभी मैंने बताया। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ry डिवाइड बाय rx, राइट ना, ry डिवाइड बाय rx। यहाँ पे ry कौन सा है ये वाला 2, rx कौन सा है ये वाला -4, राइट ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स ry क्या है यहाँ पे 2 डिवाइड बाय rx क्या है -4। तो वैल्यू हमने डाली तो थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा tan इनवर्स -1/2। ओके,
तो यही बस यहाँ तक ही आपको सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। विथ एक्स एक्सिस, ओके, ये इसकी डायरेक्शन है। क्योंकि ये थीटा हमने कहाँ पे लिया था, याद होगा आपको, विथ एक्स एक्सिस मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये आर बार होता है और ये थीटा यहाँ पे होता है, मतलब ये अलोंग विथ एक्स एक्सिस हमने लिया था ना, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स -1/2 विथ एक्स एक्सिस। यहाँ पे अगर उन्होंने एंगल निकालने बोला तो आप एंगल भी निकाल सकते हैं, बट 1/2 की tan 1/2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और वो वैल्यू आप डायरेक्टली डाल के या फिर लॉग टेबल का यूज करके लिखो। माइनस है, वो भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब ट्रिग्नोमेट्री होगा तो ये एंगल्स भी आपको निकालते आएंगे, ठीक है। 2 1 2 2 2 4 ऐसे मैंने निकाला। और विथ एक्स एक्सिस क्यों लिखा, क्योंकि आपको याद होगा आर बार और ये थीटा हमने यहाँ पे लिया था, मतलब विथ एक्स एक्सिस हमने लिया था। ऐसे हम लोग इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। समझ में आया सबको? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करनी चाहिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मतलब अभी तक हम लोग 10i कैप 4j कैप ऐसे लिख रहे थे, अभी मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसमें 3 वेक्टर्स डाले हैं। वेक्टर ए, उसका मैग्नीट्यूड दिया है 10 यूनिट, वेक्टर बी 2√2 यूनिट, वेक्टर सी 10 यूनिट। इसका एंगल दिया है सपोज 37 डिग्री, इसका एंगल दिया है 53 डिग्री, और इसका एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वेक्टर्स का, और उन्होंने बोला कि फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, ये 3 वेक्टर हैं, ये तीनों वेक्टर का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। फाइंड, जो सिंगल वेक्टर ये तीनों का इफेक्ट दिखाएगा, ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए बार, बी बार एंड सी बार, इन तीनों का हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 2 ही एक्सिस का यूज करना है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, आर बार। तो आर बार इज इक्वल टू क्या होता है, आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो अगर आपको आर एक्स निकालना है, पहले मैं बता देती हूँ क्या निकालना है। अगर आपको आर एक्स निकालना है तो हमें पता होना चाहिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, मतलब तीनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की हम लोग आर एक्स में क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एंड आर वाई निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। लेवल थोड़ा बढ़ गया है, ये एक्चुअली आपके बुक में नहीं दिया है, बट मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो हमें क्या निकालने बोला है, रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो यहाँ पे हमें आर एक्स चाहिए एंड आर वाई चाहिए। तो आर एक्स हम कैसे निकालेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। आर वाई हम कैसे निकालेंगे, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। मतलब इन शॉर्ट आपको इस वेक्टर का ए एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट निकालना है, ए वाई मतलब वाई कंपोनेंट निकालना है। कैसे निकालना है, कल मैंने सिखाया आपको। उसके बाद इस वेक्टर का आपको ए एक्स मतलब बी एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट निकालना है, बी वाई मतलब आपको एंगल पता है ना। और इस वेक्टर का भी आपको ए एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स का लेते हैं, सेपरेट से डायग्राम निकाल के मैं आपको बताती हूँ। ए एक्स एंड ए वाई ये दोनों कंपोनेंट हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये मैंने निकाला वाई एक्सिस, ये मैंने निकाला एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे हमारा वेक्टर है ए इज इक्वल टू क्या है, 10 यूनिट दिया है, राइट ना। ये 10 यूनिट, ये कितना दिया है, 37। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, जो थीटा की साइड में होता है वो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या, कॉस 37, क्योंकि आपको 37 दिया है। और जो y कंपोनेंट मतलब ए वाई, ये आपका क्या हो गया, दिस इज ए एक्स। और ए वाई क्या होगा आपका, ए वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ए वाई इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे लिखते नहीं आता वैसे, ए वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए साइन 37। एम आई क्लियर? कल हमने बहुत प्रैक्टिस की है इसकी, आपको पता ही होना चाहिए। तो अभी 37 ट्रायंगल इमेजिन करो। कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे है 37 3 4 5। तो बोलो cos 37
का मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 4 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, दैट इज इक्वल टू ए क्या है आपका 10 इंटू कॉस 37 4 डिवाइड बाय 5 टू जा 10 2 4 जा 8 इस डायरेक्शन में है तो प्लस 8 आएगा, मतलब आपका ए एक्स क्या मिलेगा +8। एक एक हम लिखते जाएंगे। अब निकालते हैं ए वाई के लिए हमें चाहिए साइन 37 क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 4 अपोजिट साइड डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5 अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ए क्या है 10 3 डिवाइड बाय 5 टू जा 10 2 3 जा 6 प्लस साइड है, वाई की कौन सी साइड है ये मतलब प्लस साइड, मतलब ये क्या आएगा +6। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे +6। ये बहुत मैटर कर रहा है, प्लस माइनस होना ही चाहिए, ठीक है। अब में ए के हमने ए एक्स एंड ए वाई ये कंपोनेंट निकाले। अब चलते हैं बी की तरफ, बी एक्स एंड बी वाई, क्योंकि हमें आर एक्स आर वाई चाहिए ना। अब चलते हैं बी की तरफ। बी का देखो ये वाला वेक्टर, ये y एंड ये x, ये दो डायरेक्शन हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, दिस इज y, दिस इज x, ओके। और ये वाला अपना b। तो b इज इक्वल टू उन्होंने क्या दिया है 2√2 दिया है ना, 2√2। और ये एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि थीटा इस साइड में है। अगर थीटा इस साइड में होता तो x कंपोनेंट यहाँ पे आता है ना। तो x कंपोनेंट क्या होता है b cos थीटा। cos थीटा क्या है यहाँ पे 45। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b cos 45 और यहाँ पे लिखेंगे b sin 45। तो b कितना है यहाँ पे 2√2 इंटू cos 45 कितना होता है 1 डिवाइड बाय √2। तो यहाँ √2 कैंसिल होगा और इस डायरेक्शन में है देखो, x एक्सिस इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में निगेटिव होता है। तो इसको हमें क्या साइन देना पड़ेगा -2। तो यहाँ पे हमें bx क्या मिला -2, ठीक है। अब निकालते हैं by के लिए b sin 45, b मतलब 2√2 sin 45 भी सेम होता है 1 डिवाइड बाय √2 कैंसल। यहाँ y क्या होता है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा +2। तो by हमें क्या मिला +2। इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। हाँ, ये न्यूमेरिकल लिख लो आपकी नोटबुक में, क्योंकि ये आपके नोट्स में भी नहीं है और आपके बुक में भी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक न्यूमेरिकल मैंने उठाया है, ठीक है। तो ये +2 है, तो ये +2 है, ये -2 हो गया b का। अब क्या बचा cx cy, इसको पहले मैं रफ करती हूँ। अब देखो हमें निकालना है c वेक्टर। c वेक्टर के लिए हम लोग लेंगे ये x एक्सिस और ये लेंगे y एक्सिस और ये बीच का अपना वेक्टर c का वैल्यू उन्होंने क्या दिया है, मैग्नीट्यूड क्या दिया है 10 यूनिट, ओके। तो अभी ये कंपोनेंट क्या रहेगा, इसका थीटा कहाँ दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 53 डिग्री। तो यहाँ ये क्या रहेगा c cos 53, एम आई क्लियर। और ये क्या रहेगा c sin 53, ओके। ये होगा इसका cx और ये क्या होगा इसका cy। अब देखो हमें कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे इमेजिन करना है 53 वाला, पाइथागोरस। और ये होगा इसका एंगल 53। यहाँ पे क्या रहेगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो cos 53 क्या आएगा देखो 3 डिवाइड बाय 5, अपोजिट साइड नहीं, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 3 डिवाइड बाय 5। तो ये क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू c कितना है 10 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 टू जा 10 3 टू जा 6। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा +6, मतलब cx हमें क्या मिला +6। अब निकालते हैं cy, 10 इंटू साइन 53 क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 5, मतलब 4 डिवाइड बाय 5 टू जा 10 4 टू जा 8। निगेटिव y एक्सिस है, मतलब ये क्या आएगा -8 आएगा, मतलब cy हमें क्या मिला -8। समझ में आया कैसे किया? तीनों के कंपोनेंट हमें मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर। मिल गया सब।
चलो सॉल्व करते हैं। आर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, +8 - 2 + 6 एंड आर वाई इज इक्वल टू +6 + 2 - 8। तो आर एक्स हमें क्या मिलेगा, +8 - 2 क्या होगा, 6, 6 + 6 दैट इज इक्वल टू 12। और आर वाई क्या मिलेगा, +6 + 2 8, 8 - 2 8 - 8 दैट इज इक्वल टू 0। आर वाई तो है ही नहीं, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या मिलेगा, आर बार इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो आर एक्स क्या है, 12 आई कैप प्लस आर वाई क्या है, यहाँ पे 0 जे कैप। तो आर वाई लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो 0 आ रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे आर बार इज इक्वल टू 12 आई कैप। ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। वो कहाँ आएगा, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई कैप। आई कैप कहाँ होता है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आर बार कहाँ आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आया सबको? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, ये थोड़ा हाई लेवल का न्यूमेरिकल मैंने लिया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। तो बच्चों जितना हो सके बहुत सारा टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। मतलब सभी ट्विस्ट करके क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, जगह जगह से क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिए हैं, बुक के क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। और जितना हो सके उतना आपको अंडरस्टैंड हो इतना मैंने ट्राई किया है। बट अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और इजी लैंग्वेज में बताने की मैं कोशिश करूंगी। वैसे तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, बट फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। फिजिक्स है, फिजिक्स बहुत लोगों को टफ जाता है ना, बट फिर भी मैंने उसको इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। फिजिक्स में रटना मना है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। फिजिक्स में बिल्कुल भी रटो मत, अगर रटोगे तो आपको फिजिक्स कुछ नहीं आने वाला। एक टॉपिक रटोगे, इतने टॉपिक्स तो आप रट नहीं सकते। मतलब टोटल 14 चैप्टर्स है आपके 11th में, उसके बाद आई थिंक 16 चैप्टर्स 12th में भी है। तो दोनों मिला के इतने चैप्टर्स करोगे, रटोगे क्या, कितना रटोगे? और एक चैप्टर के 30 वीडियोज है, कितना रटोगे? इतना रटोगे दिमाग में कितना रहेगा, है ना? दिमाग का इतना मेमोरी कार्ड भी तो नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अंडरस्टैंड की हुई चीज कभी भूली नहीं जाती। और हर रोज स्टडी करो। मतलब एक टॉपिक एक बार हो गया तो ऐसे नहीं उसको छोड़ दो, थोड़े दिन के बाद नहीं, 2-3 दिन के बाद उसको रिवाइज करो, क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ तो आप तो भूलोगे ही, है ना? तो हर एक टॉपिक हर रोज रिवाइज करो। जो आपने पढ़ा है दूसरे दिन रिवाइज करो, तीसरे दिन रिवाइज करो, ताकि वो आपको याद रहेगा। एक गाना बार बार सुनने के बाद जैसे याद होता है, वैसे एक टॉपिक बार बार पढ़ने के बाद जरूर याद रहेगा। और क्या करना है, प्रैक्टिस करो। जैसे अभी किया है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। और यहाँ पे आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। दिन में आप 5-6 घंटे पढ़ो, वो भी कम है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो रट के कुछ नहीं होने वाला। एक बार बोर्ड थियरी एग्जाम में आप मार्क्स लाओगे रट के, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आएंगे रट के। तो इट्स बेटर कि पढ़ो, बहुत पढ़ो, ठीक है? और अंडरस्टैंडिंग करो। नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं हूँ ही। ठीक है बच्चों, तो होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत छोटा सा टॉपिक दिया है आपके बुक में, लेकिन मैंने उसके 2 बड़े बड़े वीडियोस बना के डाले हैं और डिटेल में लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई डाउट होगा इसमें। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में भी डाले हैं, तो वो क्वेश्चंस देखो, उनको पढ़ो, ठीक है? तो बच्चों कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का टॉपिक लेने वाली हूँ, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वो भी बहुत ईजी है, तो कल के लेक्चर में हम लोग वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।